हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टडी रूप में आपका स्वागत है और हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक के अंतर्गत ज्योग्राफी, जिसमें मैंने आपको माउंटेन्स, रिवर्स और ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। और हम लोग एनर्जी सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। पिछले अपने वीडियो में हमने जाना कि भारत के ऊर्जा रिसोर्सेस कौन कौन से हैं और उनके भारत के विद्युत उत्पादन एवं एनर्जी प्रोडक्शन में कितना परसेंटेज है टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में। उसके बाद हम लोगों ने मानसून के बारे में जाना और आज हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के ही अंतर्गत जानेंगे कि एनर्जी रिसोर्स में न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा राष्ट्र कहाँ पर है। और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में कोल एनर्जी के बारे में जानेंगे, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब होता है पारमाणविक ऊर्जा। देखिए इसमें एनर्जी हार्नेस करने के दो तरीके, यानी न्यूक्लियर एनर्जी आप दो तरीकों से पा सकते हैं। और पहला तरीका होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का, और दूसरा तरीका जो होता है हमारा वो न्यूक्लियर फिजन का होता है। देखिए यहां पर मैं आपको ज्यादा डीप फिजिक्स कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहां पर बस आप इतना समझ लीजिए कि इन दो प्रक्रियाओं में बेसिक डिफरेंस कहां पर होता है। तो देखिए अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की मैं बात करूं तो यहां पर दो छोटे लाइट एलिमेंट्स जो होते हैं ये दोनों कंबाइन करके एक हैवी पार्टिकल को बनाते हैं जो कि बेसिकली हीलियम होता है। ये दो हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में यहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन का होता है। फ्यूज का मतलब होता है मर्ज होना, यानी जुड़कर एक बन जाना, ठीक है। तो अगर इस प्रक्रिया की बात करें तो देखिए इस प्रक्रिया से तारों पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस पर तारों पर ऊर्जा आधारित होती है। देखिए जो हमारा सूर्य है वो अपनी एनर्जी कैसे रिलीज करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो ये सन हो गया हमारा, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक हेवी एटम जो कि यूरेनियम हो सकता है, यहां पर देखिए या तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है या थोरियम का इस्तेमाल किया जा सकता है या प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये सब वो हैवी मेटल हैं। ये एक हैवी मेटल है जो कि दो लाइट मेटल में, दो लाइट या दो हल्के अणुओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है। ये टूट जाता है और दो हल्के पार्टिकल्स में विभाजित हो जाता है। तो ये देखिए हमें कहाँ देखने को मिलती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए। न्यूक्लियर पावर प्लांटों में देखने को मिलता है। और देखिए कहां पर देखने को मिलता है, ये हमारा एटम बॉम्ब में देखने को मिलता है, एटसेट्रा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम न्यूक्लियर एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए बना पाना अभी पृथ्वी पर असंभव है, लेकिन ये प्रक्रिया ब्रह्मांड में अभी चल रही है। इसको अभी तक पृथ्वी पर बनाया नहीं जा सका है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन, दो छोटे और हल्के अणुओं को एक भारी एटम में फ्यूज करने के लिए भरपूर मात्रा में तापमान और दबाव चाहिए होता है, जो कि कृत्रिम रूप से पृथ्वी पर बना पाना अभी तक तो असंभव है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल किया जा चुका है। अगर इसकी बात करें तो इसके द्वारा ही हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एनर्जी हार्नेस करते हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग विद्युत कैसे उत्पादन करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है एसएससी और आरआरबी के एग्जाम में कि बताइए सूर्य किस तरीके से अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है, या फिर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में किस प्रिंसिपल या किस सिद्धांत के द्वारा एनर्जी को बनाते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी की क्या स्थिति है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए अगर हम लोग भारत की बात करें
तो भारत में कुल ऊर्जा का 3.22% परमाणु ऊर्जा से बनता है। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 3% के करीब होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए एक चीज और यहां पर आप देख लीजिए कि भारत में कुल 7 रिएक्टर हैं, जिसमें कुल 22 यूनिट प्रभावशाली हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, मान लेते हैं हम लोग कि कैगा परमाणु संयंत्र है। उदाहरण के लिए पहले ये समझ लीजिए मैंने लिखा क्या है कि 7 रिएक्टर हैं और कुल 22 यूनिट प्रभावशाली हैं। मान लेते हैं कैगा परमाणु संयंत्र है, तो इसमें क्या होता है, ये कुल 750 मेगावाट का उत्पादन करता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें 250 इंटू 250 ये 3 यूनिट 250 की होंगी। ठीक है, और ये एक दूसरे से स्वतंत्र यूनिट होंगी। तो देखिए ये कहा जाएगा कि कैगा परमाणु संयंत्र एक ही न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन इसके अंतर्गत 3 अलग अलग 250 मेगावाट की यूनिट ऑपरेशनल है। तो इस तरीके से हमारे देश में 7 रिएक्टर हैं, तो 22 यूनिट जिसमें प्रभावशाली हैं। इसलिए आपको बहुत जगह पर यह देखने को मिल जाएगा कि 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन वो है कहाँ, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में 2-3 संयंत्र लागू हैं, तो इस वजह से कुल 7 आते हैं। चलिए अब हम लोग सबके नाम और उनकी जगह देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके नाम के साथ उनकी जगह भी पूछी जाती है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इनको देख लेते हैं। देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, और यहां पर हम लोग लिखते हैं प्लेस। तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है नरौरा। ये कहां है, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, और यहां से जो विद्युत उत्पादित होती है वो आसपास के जो फर्टिलाइजर यानी उर्वरक प्लांट है वहां सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए उर्वरक प्लांटों के लिए जीवन का काम करती है। दूसरे नंबर पे देखते हैं गोरखपुर परमाणु संयंत्र। तो गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहां है, देख लीजिए, ये हरियाणा में है। उसके बाद देखते हैं रावत भाटा। ये कहां पर है, ये राजस्थान में है, कोटा शहर में है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग रावत भाटा के बाद कैगा है। कैगा कर्नाटक में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैतपुर, ये महाराष्ट्र में है। और ये देखिए
प्रथम परमाणु संयंत्र है। ये भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, 1952 में 56 में कमीशन किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, छठा है कुरानकुलम, जो कि तमिलनाडु में है और ये रूस की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग काकरपारा, ये गुजरात में है। ये 7 हमारे ऑपरेशनल हैं। उसके साथ में कुछ अन्य देख लेते हैं, कुछ अन्य परमाणु संयंत्र। ये ऊपर तो मेजर थे, कुछ अन्य परमाणु संयंत्र में हम लोग देख लेते हैं। तारापुर देखिए, महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखें तो देखिए, एक हमारा कोवाडा है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये अभी हाल ही में इसके लिए मंजूरी दी गई है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे परमाणु संयंत्र है जो भारत में ऑपरेशनल है। तो आज हम लोगों ने जाना, अगर हम भारत में कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो देखिए, भारत में कुल क्षमता अभी 6780 मेगावाट की है। ठीक है, 6780 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता है, जिसमें से देखिए जो उत्पादित हो रहा है वो लगभग 5700 मेगावाट उत्पादित हो रहा है और ये 2017 के आंकड़े हैं। ठीक है, तो ये भारत की स्थिति है। अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में देखिए 3.22% कुल ऊर्जा उत्पादन में न्यूक्लियर एनर्जी का भारत में हिस्सा है। ठीक है, और अगर हम लोग देखा जाए तो भारत इसकी तरफ अग्रसर है। भारत उन देशों में शामिल होना चाहता है जैसे नीदरलैंड्स हो गया, जर्मनी हो गया, जहां पर न्यूक्लियर पावर की बहुत ज्यादा महत्वता है, क्योंकि ये क्लीन और सेफ फ्यूल है। ठीक है, तो अगर यहां पर हम देखें विश्व में भंडारण पे, तो देखिए अगर विश्व भंडारण की बात करें तो सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां उत्पादित होता है? कजाकिस्तान में उत्पादित होता है। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। भारत, अगर देखा जाए भारत कहां से आयातित करता है तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। कुछ चीजें और हैं इसके बारे में, वो जान लेते हैं। देखिए, भारत में जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी के लिए हमें यूरेनियम चाहिए होता है। देखिए, परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम की जरूरत होती है। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम की जरूरत होती है और भारत में यूरेनियम की बहुत ज्यादा कमी है। अगर भारत में यूरेनियम की बात की जाए तो भारत के छत्तीसगढ़ में जादूगोड़ा की खान है। जादूगोड़ा की खान से भारत में यूरेनियम प्राप्त होता है। भारत में यूरेनियम प्राप्त होता है। भारत में यूरेनियम की सबसे ज्यादा कमी है, तो भारत कहां से आयातित करता है? देखिए, भारत कजाकिस्तान से, भारत इन देशों से देखिए आयातित करता है। कजाकिस्तान से आयातित करता है, कनाडा से आयातित करता है, ऑस्ट्रेलिया से आयातित करता है। ठीक है, ये कुछ देश है जहां से भारत इंपोर्ट करता है। इसलिए देखिए, जो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनसे हट के अब भारत सरकार क्या कर रही है, जो फास्ट ब्रीड रिएक्टर हैं
फास्ट ब्रीड रिएक्टर हैं उन पर शोध करवा रही है और इनमें ऊर्जा उत्पादित करने के लिए देखिए थोरियम की जरूरत पड़ती है। और भारत में विश्व थोरियम भंडार, विश्व की 33% थोरियम भारत में पाए जाते हैं। तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और अच्छा विकल्प है ये, ठीक है, भारत में पाए जाते हैं। तो भारत अब यूरेनियम पर अपनी जो उसकी इंडिपेंडेंस थी उसको हटाकर थोरियम पर रिसर्च करा रहा है। और थोरियम पर अगर देखा जाए तो थोरियम से ही भारत अपने न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि कुडानकुलम में इस समय रिसर्च चल रहा है उस पर केंद्रित है। और अगर हम बात करें थोरियम कहाँ पाई जाती है तो देखिए थोरियम केरल के मोनोजाइट सैंड में पाई जाती है, मोनोजाइट सैंड में पाई जाती है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कुछ देख लेते हैं कहां कहां से क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि भारत की कुल क्षमता कितनी है, यहां से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1%, यहां से भी सवाल कई बार पूछा गया है। विश्व भंडारण से भी सवाल कई बार पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी भारत में विश्व की थोरियम की कितनी भंडार है, कहां पाई जाती है। कुल मिला के देखा जाए आपको जहां से सवाल पूछे जाते हैं वही टॉपिक एकदम आपको बताया गया है। ये हमारा न्यूक्लियर पावर का टॉपिक था जो कि यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी और एसएससी के लिए बन जाएंगे, यहाँ से दूर और कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा के बारे में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।